रफाल के बाद बोइंग की तरफ से अभी अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट को गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट करने का फैसला किया गया है। सिविलियन एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच अभी एक MOU को साइन किया गया है। DRDO की तरफ से जल्दी से ही LRLSM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की टेस्ट करने का फैसला किया गया और अंत में पाकिस्तानी नेवी में आगे चल के शायद ही कोई सबमरीन ऑपरेशन रहने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले फाइटर जेट को लेके। वैसे देखा जाए तो नेवी के लिए खरीदे जाने वाले फाइटर जेट्स की टेंडर को पहले के मुकाबले अभी थोड़ा रिवाइज किया जा चुका है, जिसमें पहले 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया गया था और उसके बाद इसको 36 तक रिड्यूस किया गया था और अभी बताया जा रहा है कि इसमें 26 के आसपास फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इस टेंडर में अभी बोइंग की F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और रफाल M के बीच कंपटीशन चल रहा है, जिसमें पहले से रफाल की तरफ से गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में रफाल का डेमो दिखाया जा चुका है कि ये आगे चल के इंडियन नेवी की कैरियर से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अब बाकी इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट बचा हुआ था, जो कि नेवी को अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला है। अब ये क्रूशियल पॉइंट होने वाली है, क्योंकि F-18 को पहले कभी भी स्की जंप कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और यूएस के जितने भी कैरियर में इसको ऑपरेट किया जा रहा है उन सभी में कैटेपल्ट की मशीन को लॉन्च किया जाता है। लेकिन भारत के जो कैरियर मौजूद हैं, चाहे वो INS विक्रमादित्य हो जाए या INS विक्रांत हो जाए, ये दोनों ही स्टोव बार बेस्ड कैरियर है, यानी कि इसमें एयरक्राफ्ट को अपने दम पर ही कैरियर से टेक ऑफ करना पड़ता है। और अभी बोइंग की तरफ से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की 2 यूनिट को भारत में भेजने का फैसला किया गया, जिनको गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में आगे चल के टेस्ट किया जाएगा, जिससे ये पता लगने वाला कि आगे चल के इंडियन नेवी के कैरियर से टेक ऑफ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। वैसे पहले भी बोइंग की तरफ से F-18 के एक मॉडिफाइड वेरिएंट की वीडियो को रिलीज किया गया था, जिसमें इसको स्की जंप रैम्प से टेक ऑफ करते हुए दिखाया गया था, लेकिन तब इसको ऑफिशियली नेवी की तरफ से वैलिडेट नहीं किया गया था और तब इसको क्लीन कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेस्ट किया गया था, जबकि नेवी की तरफ से इसमें अपनी मिनिमम पेलोड लेआउट के साथ इसको टेस्ट किया जाएगा और अगर ये टेस्ट सफल होता है तो आगे चल के इसे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल रफाल इस टेस्ट को पहले से ही क्लियर कर चुका है और आगे चल के रफाल को कैरियर से टेस्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है और अभी में भी बोइंग की F-18 सुपर हॉर्नेट की टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इन दोनों को आगे चल के कैरियर से टेस्ट करने की प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट HAL की तरफ से। अभी रिसेंटली HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच एक MOU को साइन किया गया, जिसके अंदर HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जॉइंटली सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने वाले। वैसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरक्राफ्ट को अभी हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको वो सिविलियन एयरलाइनर्स से सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीदना चाहते हैं और उसको बाद में मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी अगर हम किसी भी एयरलाइनर से कोई एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो इसके बाद इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अभी HAL की तरफ से इनको मॉडिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे आगे चल के अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को हासिल करने की कोशिश की जाएगी और सिविलियन मार्केट से या कमर्शियल मार्केट से कोई एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया जाएगा, तो उसके बाद इसको एरियल टैंकर में कन्वर्ट करने के लिए या मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको किसी भी फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा, जबकि इसको आगे चल के HAL के द्वारा ही ऐसे एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगला अपडेट LRLSM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लेके। अब इसको लेके पहले भी DRDO की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया जा चुका था कि जल्दी ही DRDO की तरफ से LRLSM को डेवलप किया जाएगा, जिसको इनिशियली निर्भय मिसाइल प्रोग्राम से डिराइव किया गया। अभी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि LRLSM की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट को तैयार किया जा रहा है और जल्दी से इसकी टेस्ट होने वाली है। इस मिसाइल की बात करें तो इसमें ज़्यादातर इंडियन सिस्टम का ही इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है और इसमें अभी मानिक इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि निर्भय मिसाइल में हम अभी रशियन सैटर्न 36 MT इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब LRLSM की बात करें तो ये कम्प्लीटली इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आने वाली, जिसमें मानिक इंजन या STF इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा।
अभी ऐसे 8 इंजन को भी बनाने का फैसला किया गया जिनको आगे चल के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के इनिशियल यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा और इसी साल के एंड तक LR-LSAM की ITCM की ट्रायल्स को कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। LR-LSAM की बात करें तो ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होने वाली है और इसे मेनली नेवी के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इनिशियल ट्रायल के दौरान इनको पहले ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया जाएगा जिसके बाद इसको नेवल प्लेटफॉर्म से फायर किया जाएगा। अब इनकी सबसे खास बात यह कि इनको हमारे नेवी की वर्टिकल लॉन्च ट्यूब सिस्टम से फायर किया जा सकता है और जिन लॉन्च ट्यूब से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है इनको भी वही से फायर किया जा सकता है, जिस वजह से इनको फायर करने के लिए हमें कोई एडिशनल चेंजेस वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या हमारे वर्टिकल लॉन्च ट्यूब सिस्टम के लिए एडिशनल कैनिस्टर सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है। और ये ब्रह्मोस का एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी होने वाली है। इसकी जो एयर लॉन्च वेरिएंट होने वाला है उसको भी ब्रह्मोस मिसाइल की पायलोन से लॉन्च किया जा सकता है और अभी इसकी नेवल और एयरफोर्स वेरिएंट के साथ साथ इसकी एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट और एक आर्मी वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है और 2023 से 2026 के बीच इसकी सभी डेवलपमेंटल ट्रायल को कंप्लीट करने का काम रखा गया और कुल मिलाकर इस दौरान लगभग 20 ट्रायल करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तानी सबमरीन्स को लेकर। पिछले महीने मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रांस की तरफ से अभी पाकिस्तान को उनकी फ्रेंच ओरिजिन सबमरीन्स के लिए स्पेयर पार्ट्स को या मेंटेनेंस को देने के लिए इनकार कर दिया गया था, जिस वजह से अभी पाकिस्तानी नेवी की अंडर वाटर फ्लीट एकदम से कोलैप्स होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी जो 5 सबमरीन मौजूद हैं वो सभी के सभी फ्रेंच ओरिजिन सबमरीन हैं और बिना फ्रेंच सपोर्ट के और बिना स्पेयर पार्ट ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। वैसे इनमें से कुछ पहले से ही खराब हो चुके हैं और अभी इसके बाद पाकिस्तान अभी चाइना से भी 8 टाइप 39 क्लास किया हैंगॉ क्लास की सबमरीन को भी खरीद रहा था, जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी चाइना में स्टार्ट हो चुका है और ये सबमरीन पाकिस्तान को 2023 की एंड तक या 2024 की शुरुआत में डिलीवर होना स्टार्ट होने वाले। लेकिन अभी इस डील के अंदर भी कुछ रुकावटें सामने आ चुकी है, क्योंकि इन सबमरीन में जर्मन ऑरिजिन MTU-12V 396 इंजन का इस्तेमाल होने वाला था, लेकिन अभी इस इंजन को जर्मन की तरफ से सप्लाई करने के लिए इनकार किया जा रहा है। ओरिजिनली इन इंजन को चाइना को सिर्फ सिविलियन या कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था और यूरोपियन यूनियन की तरफ से 1989 में तिनानमेन स्क्वायर हादसे को लेके चाइना पर सैंक्शन भी लगा गया था, जिस वजह से जर्मन इस इंजन को मिलिट्री यूज के लिए चाइना को सप्लाई नहीं कर सकता। और इस बात को लेके अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी कंफर्मेशन दे चुके हैं कि जर्मन की तरफ से अभी पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले सबमरीन्स के लिए इंजन को देने के लिए इनकार किया जा रहा है। अब इसकी अल्टरनेटिव के तौर पर चाइना की तरफ से सेम इंजन की एक रिवर्स इंजीनियरिंग वेरिएंट को भी पाकिस्तान को ऑफर किया जा रहा है और ये शायद पाकिस्तान के पास इकलौता ऑप्शन बचा हुआ है, वरना ये जो 8 सबमरीन भी हैं ये पाकिस्तान के नेवी में शामिल नहीं हो सकते। और जिस तरीके से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील अटका हुआ है, वैसे ही ये डील भी आधे में ही पेंडिंग होने वाला है। एक और बात यह भी है कि जिन चाइनीज इंजन को अभी चाइना पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, सेम इंजन को चाइना थाईलैंड को भी ऑफर कर रहा था, लेकिन थाईलैंड की तरफ से चाइनीज इंजन को इतना पसंद नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान को ना चाह कर भी फिर से कबाड़ी इंजन से ही काम चलाना पड़ सकता है, वरना ये डील भी कोलैप्स होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटी एकदम जीरो होने वाली, क्योंकि आगे चल के पाकिस्तानी नेवी में एक भी ऑपरेशन सबमरीन नहीं रहने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से बात बताया गया था कि आखिर किस वजह से पिछले 2 सालों से आर्मी के अंदर इक्विपमेंट नहीं किया जा रहा या फिर इसको बंद किया गया। इसका जवाब देते हुए आर्मी की तरफ से बताया गया था कि नेवी या एयरफोर्स की तरह जब आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट रैली की जाती है तो उसमें पूरे देश भर से बहुत सारे बच्चे आते हैं, जिस वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। और पिछले 2 सालों से चाइनीज रायते की फैलने की वजह से आर्मी की तरफ से अपने रिक्रूटमेंट को बंद रखा गया था और अभी बताया जा रहा है कि फिर से आर्मी की तरफ से अपनी रिक्रूटमेंट को चालू करने का फैसला किया जा रहा है और अभी आर्मी की तरफ से अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ नए टर्म्स को भी ऐड करने का फैसला किया गया है। 2020 में हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने जी की तरफ से बताया गया था कि आगे चल के आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जवानों को आर्मी में भर्ती की जाएगी और इसमें 3 साल के लिए इनको सर्विस में शामिल किया जाएगा और इस 3 साल के अंदर जवानों को पूरे भारत में अलग अलग तरह के लोकेशन में और अलग अलग तरह के ड्यूटी में डिप्लॉय किया जाएगा और एक तरीके से हर तरीके के एनवायरनमेंट में उनको ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा।
वैसे मेरे हिसाब से बस 3 साल की ड्यूटी के अंदर पूरे भारत में डिप्लॉयमेंट हो पाना या भारत के सभी क्लाइमेट कंडीशन में ड्यूटी कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें हमारे यूथ को आर्मी में ज्वाइन करके देश की सेवा करने का मौका मिलने के साथ साथ आगे चल के हमारी जो फ्यूचर पीढ़ी होने वाली है उन सभी को आर्मी ट्रेनिंग भी मिलने वाली है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकता है। अब इनिशियली टूर ऑफ ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद अगर जवान चाहे तो वो आर्मी से रिटायरमेंट लेके जा सकते हैं और सिविलियन सेक्टर में वापस जॉब करने में आर्मी उनको मदद भी करने वाला है, और फिर अगर वो चाहे तो आर्मी अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके लिए एक मॉडल को पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है और जल्दी इसके लिए एक डिटेल स्ट्रक्चर को बनाने का फैसला किया जा रहा है, ताकि आगे चल के जल्दी से स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।